अच्छा जी, क्लास तैयार है? क्लास तैयार है? कौन सी दवा पढ़ रहे थे हम? अच्छा जी, एंटीमोनियम और एंटीमोनियम टार्ट भी आपने बताई थी। हाँ, और एपिस एपिस पहले एपिस आई थी या पहले एपिस तो बाद में आनी चाहिए। NOP लेकिन जो पी बाद में आती है, वैसे पढ़ा? जी लास्ट पढ़ा रहे थे जो एपिस पढ़ा रहे थे, एंटीम टार्ट उससे पहले पढ़ाई थी। ठीक है। ठीक आ रहे हैं। एन के बाद पी आता है जी, एन के बाद ही पी आता है जी। MNOP एपिस बाद में आई होगी ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक आ रही है। एपिस आखिर पे थी जी, ये कहते हैं नहीं, एपिस पहले पढ़ाई थी। नहीं हुजूर, एपिस तो पहले पढ़ाई थी आपने। यही तो फर्क है। मैं आप और बात कह रहे हैं, ये और कह रही हैं। नजूर इसलिए ये ले रहा हूँ जो नोट्स जी। हाँ, तो वो उसमें वो एपिस बाद में आई है ना? जी ठीक है, ठीक है। एंटीमोनियम क्रूड है, फिर एंटीमोनियम टार्ट है, और फिर एपिस मेलिफिका है। बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। एंटीमोनियम क्रूड में मैंने वो इलामत बताई थी ना, मोके कटे फटे से पाँव के ऊपर और हाथ पे, और कैंसरस लुक भी होती है। ये बहुत नुमाया है इसमें। और एंटीमोनियम टार्ट में भी कुछ ये इलामत पाई जाती है। अक्सर इलामतें जो क्रूड की हैं वो एंटीमोनियम टार्ट में भी किसी हद तक मौजूद हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है। और ये असूल याद रखें कि जो बेस है दवा का, जिस एलिमेंट से भी दवा बनी हुई है, यानी कंपाउंड बन गया है, जैसे एल्यूमिनियम है, ये एक मेटल है, इससे आगे जितने कंपाउंड्स बनते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ और लगता चला जाता है। जैसे एल्यूमिन बनाई है फटकरी, तो असल जो बुनियादी एलिमेंट है, हाँ मेटल हो या जो भी हो, उसका कोई ना कोई असर कंपाउंड्स में मौजूद रहता है। इसलिए उसकी इलामतें उसके पर्दे में से ज़रूर दिखाई देती हैं, और ये ग्रुप होता है अमूमन। तो इससे भी आपको बाज़ मर्ज़ों की पहचान में आसानी होगी। अगर एक ख़ास इलामतों का ग्रुप पाया जाए जो एल्यूमिनियम बेस से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर उसके अंदर दवाई तलाश की जाए। एंटीमोनियम का भी एक ग्रुप है, उसमें और भी कई कंपाउंड्स हैं। तो एंटीमनी की जो बुनियादी सिफ़ात हैं वो उसमें पाई जाती हैं। एंटीमनी में एक तो मैदे की ख़राबी का ताल्लुक़ है, और मतली पाई जाती है, और लंग्स के ऊपर असर, दूसरे नाखूनों वगैरह के ऊपर, नाक के किनारों पर, अमूमन नाक के किनारे छिल जाते हैं, ये जो है ना ये हिस्से, और होंठ के किनारे छिल जाते हैं, ये भी एंटीमनी की ख़ास इलामत है। तो खुश्क एक्जिमा इस टाइप का, जिसमें वो फट जाती हैं जगह जगह से, वो एंटीमोनियम के अंदर आ जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इनका कम्बिनेशन और पहचान है वो उस पर नज़र रखनी चाहिए। बाज़ सूरतों में गर्मी से एग्रेवेशन होती है, और एंटीमोनियम क्रूड अक्सर गर्मी से एग्रेवेशन होती है, मगर इंसान ठंडे कमरे में सोना पसंद करता है, और गर्म अगर रेडिएशन की हवा हो तो वो उसको तकलीफ़ देती है, और रेडिएशन एपिस को भी तकलीफ़ देती है, लेकिन एपिस की बाकी इलामतें इनसे नहीं मिलती। एंटीमोनियम क्रूड में एक और बात है जो बहुत कम दवाओं में मिलती है, कि स्टूल्स नॉर्मल हों लेकिन खून फिर भी आए। पेचिश में जो खूनी पेचिश है उसमें आमतौर पर स्टूल्स के साथ खून मिला हुआ आता है, ये तो एक मालूम बात है। लेकिन जो अजनबी बात है वो ये है कि एंटीमोनियम क्रूड में बंधा हुआ हो स्टूल, और उसमें भी साथ लिपटा हुआ खून होता है।
और ये उन दवाओं से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है जिनमें वो अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन्स में नक्स पैदा हो जाए। लेकिन इसमें सुर्ख नॉर्मल खून है। जो हद से ज़्यादा बड़ी हुई खौफनाक शक्लें हैं जिनमें गहरे मर्ज और यूँ मालूम होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का निज़ाम का ब्रेक डाउन हो गया, उनमें स्याह खून आता है अक्सर, वीनस ब्लड, और वो इन दोनों के अंदर तफरीक पैदा करता है। एपिस में भी बाज़ दफ़ा खून आता है इसलिए कि वो अंतरियों में सोजिश पैदा हो जाती है। एपिस की ख़ास पहचान क्या बताई थी मैंने, आप बताएं रेडिसाइड से क्या क्या बातें हैं एपिस में? जी नहीं, वो तो मुझे पता है, आपको भी पता, सबको पता है। ख़ास इलामत पूछ रहा हूँ। और तशन्नुज तो बेशुमार दवाओं में है, लेकिन इसकी ख़ास इलामत क्या थी जो कम्बिनेशन हो जिससे आपको फ़ौरन पता लगे कि ये शहद की मक्खी है या उसके मिलता जुलता ज़हर है? फुलफुली वर्मे, बहुत ज़्यादा सख्त वर्मे नहीं बल्कि फुलफुली वर्मे, और गुर्दे से इसका ताल्लुक़ है, इसलिए आँख के नीचे निचले छप्पर में वर्म और लटक जाए वो भी एपिस से ताल्लुक़ रखता है। बाज़ डॉक्टर कहते हैं डंगदार दर्दें भी, वो मेरा ख्याल है उन्होंने एपिस के शहद से अंदाज़ा लगाया है, मगर इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि डंगदार दर्द हो। लेकिन एक पहलू से शायद डंगदार दर्दों की तरफ इशारा मिलता हो कि जो बच्चा सोते में चीख मारता है वो अचानक मारता है, इसका मतलब है नींद अगर मुस्तकिल दर्द होती तो वो नींद की हालत ना, नींद आती ही ना, उसको नींद आ जाती है मगर अचानक फिर बड़े ज़ोर से चीख मारता है, इसका मतलब उस वक्त कोई तकलीफ़ उठी है, हो सकता है डंगदार दर्दें हुई हों। लेकिन इसकी डंगदार दर्दों का वर्म से ज़रूर ताल्लुक़ है, उसके बगैर नहीं। बाज़ दवाएं ऐसी हैं जिनमें डंगदार दर्द उठती है पाँव से, और बाज़ दोनों पाँव से, बाज़ औक़ात एक पाँव से, और ऊपर की तरफ चलती है। उसमें लीडम अच्छी दवा है। लीडम अभी आपको पढ़ाई नहीं, मगर लीडम में बाज़ बातें हैं जो इन चीज़ों से मिलती हैं जो पढ़ा चुका हूँ, उनका जिक्र मैं करता रहता हूँ। लीडम में दो तीन बाज़ ख़ास बातें हैं। इसमें पाँव से मरज़ चलती है और ऊपर की तरफ जाती है। नोकदार हथियारों से जो ज़ख्म पहुँचते हैं उनकी दर्दों में लीडम मुफीद है। और इसमें टीस की दर्दें उठती हैं पाँव से ऊपर की तरफ, चलते चलते अचानक इसी तरह तेज़ी से दर्द उठे और इंसान मफलूज हो जाए और थोड़ी देर ठहरना पड़े, इसमें कॉस्टिकम भी बहुत चोटी की दवा है। एक दफ़ा रवा में जो कब्रिस्तान के पास का महल है ना, पहाड़ी के साथ, क्या नाम है उसका, दारुल फजल है? अच्छा हाँ, दारुल फजल की एक खातून थी मोहम्मद, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अजीब तकलीफ़ है कि चलते वक्त अचानक तेज़ टीस उठती है कि नाकाबिल बर्दाश्त, एक पाँव से उठती है और कुछ देर के लिए मैं मफलूज हो जाती हूँ, फिर कुछ देर के बाद आगे चलती हूँ। तो मुझे लीडम और कॉस्टिकम का ख्याल आया था। अब मुझे याद नहीं कि लीडम दी थी या कॉस्टिकम, लेकिन हो सकता है कॉस्टिकम दी हो, मगर एक और ख्याल है जिसकी वजह से लीडम की तरफ ख्याल जा रहा है। मैं बात ख़त्म करूँगा तो फिर
पता अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या दिया होगा। गालिबन लीडम थी, ठीक है। उसके करीबन कुछ अरसे के बाद उनकी तरफ से मुझे इत्तला मिली कि उनके पाँव में नीचे एक बहुत गहरा ज़ख़म बन गया है, और ज़ख़म नहीं है बल्कि जिस तरह अंदर कील हो जाए ना, कील वाले फोड़े होते हैं, उस टाइप की चीज़ है, और वो इतनी तकलीफ़ दे रहा है कि वो चल भी नहीं सकती। तो इसलिए ये भी नहीं पता लग सकता था कि उस मर्ज़ को फ़ायदा हुआ कि नहीं। उस पर मुझे ख्याल आया कि लीडम क्योंकि चुभने वाली चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है, हो सकता है इनको किसी ज़माने में कोई चीज़ चुभी हो, वो अंदर तक असाब तक उसका असर पहुंचा हो, और उसकी वजह से वो कोई पुरानी दर्द रह गई है बाकी। जब भी असाब के ऊपर यानी नर्व्स के ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है तो वो शायद दर्द उठती है। तो उनसे मैंने कहा आप घबराएं नहीं, इंतज़ार करें ये क्या होता है। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि एक ज़माने में उनको कील चुभा था उस पाँव में, और बहुत गहरा चला गया था, और कील निकल गया था, रहा कुछ नहीं। मैंने कहा अगर कुछ ना रहा होता तो ये बात होती नहीं, कोई बात है इसमें, हम इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। वो ज़ख़म फूला और अंदर से वो कील निकला तो पता लगा कि वो गंदा जंग आलूद कील था। डॉक्टर ने जब खींचा है तो कील तो निकल गया, उसका जंग बाकी रह गया था, और वही जंग चिमटा हुआ था उस पीप के कील में, बाकायदा ये जंग पहचाना जाता था। उसने कहा, बल्कि उन्होंने कहा भी कि तो मैं भी समझ गई हूँ कि वही जंग है, क्योंकि वो कील गंदा बाहर जो फेंका हुआ कील होता है ना, इसका जंग का कील, वो था। और उसके बाद फिर मुद्दतों वो मेरी मरीज़ा मुख्तलिफ़ चीज़ों की रही हैं, लेकिन यह तकलीफ़ फिर कभी नहीं हुई। इस लिहाज से लीडम को खुसूसियत हासिल है कि नोकदार आलों से चुभने के नतीजे में तकलीफ़ें जो पैदा होती हैं उसमें इसको याद रखना चाहिए। अब मैं कॉस्टिकम, मुझे इसलिए ख्याल आ रहा है कि हो सकता है शुरू में पहले मैंने कॉस्टिकम दी हो और फिर लीडम दी हो। उस वक्त मुझे गालिबन उनकी तकलीफ़ की इलामतें जो थी वो पहले कॉस्टिकम से मिलती थी, क्योंकि वो कहती थी चलते चलते अचानक जिस तरह बिजली का करंट पहुंचता है उस तरह शॉक के साथ वो दर्द होती है। लीडम में इस किस्म की दर्द की बजाय आमतौर पर टीस अचानक उठ के ऊपर चली जाती है, ये नक्शा नहीं था। तो बैद नहीं कि पहले कॉस्टिकम दी हो, कोई ख़ास फ़ायदा ना हो तो फिर लीडम दे दी हो बाद में। लीडम और आर्निका दोनों का इस पाँव के ज़ख्मों से एक ताल्लुक़ है, और ये है कि अगर पाँव में गहरा ज़ख्म हो और अंदर जो नीचे की नर्व्स हैं वो ज़ख्मी हो जाएं तो बाज़ दफ़ा उससे तशन्नुज पैदा हो जाता है। इसलिए लीडम में तशन्नुज पाया जाता है, और जिसको कहते हैं ना टेटनस, टेटनस की दो किस्में हैं। एक तो यह है कि एक ख़ास बीमारी के नतीजे में उसके जरासीम जो जहर पैदा करते हैं उससे असाब में तशन्नुज पैदा हो। एक है ज़ख़म के नतीजे में, और उससे भी तशन्नुज हो जाते हैं। मगर ये दोनों चूँकि बातें मिलती हैं, इसलिए ख़ास तौर पर डॉक्टर केंट ने लिखा है कि अगर किसी घोड़े को पाँव में गहरा ज़ख़म आ जाए तो उसको आर्निका या लीडम, ये इन दोनों में से कोई मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन मैं दोनों मिला के दिया करता हूँ, वो फ़ायदा देती हैं। पहले मैंने उसके किताब में पढ़ा था कि घोड़ों को भी टेटनस हो जाता है, उनके अपने लीद में चूँकि जरासीम होते हैं, इसलिए वो पाँव जब रखें तो उससे टेटनस की अलामतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन हो सकता है वो टेटनस जरासीम का टेटनस हो, लेकिन आमतौर पर आम आदमी चलने वाले को अगर कोई कील या गहरी चीज़ चुभ जाए, कांटा बाज़ दफ़ा बहुत गहरा चुभ जाए और उससे टेटनस की अलामतें हों, पैदा हों, तो लीडम सबसे नुमायाँ तौर पर जहन में उभरती है। और आर्निका साथ रूटीन के तौर पर मिला दिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आर्निका और लीडम ही के ज़रिए
बिच्छू का इलाज बेहतरीन होता है और बिच्छू के कांटे में भी तशन्नुजी दर्जें पैदा हो जाती हैं। ये 200 में मिलाकर 5 मिनट के वक्फे से दें तो अल्लाह के फजल से बिच्छू के कांटे का बहुत अच्छा इलाज है। बाद इसमें नेट्रोम्योर भी मिला दिया करते हैं, मैं भी देता रहूँ मिला के, तो वो एक हर किस्म के डंगों का इलाज इन तीनों को मिलाकर दे दिया जाए तो एक अच्छा नुस्खा है। आर्निका, लैकेसिस, आर्निका लीडम और नेट्रोम्योर 200। पहली 2 खुराकें थोड़े वक्फे से यानी 5-10 मिनट के वक्फे से और उसके बाद इंतज़ार। अगर फ़ायदा हो तो निस्फ घंटे के अंदर अंदर, बल्कि बाद उससे भी बहुत जल्दी नुमाया फ़ायदा महसूस होता है। और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो देनी है, वरना ये चूँकि आर्जी बीमारी है इसलिए एक दफ़ा पीछा छोड़ दे तो फिर गायब हो जाती है, पीछे कोई असर नहीं रहता। एपिस आपको मैं पढ़ा रहा था तो उसमें वर्मों का जिक्र है, लेकिन एक और दवा है जो एपिस से बहुत मिलती है, वो भी एक ही पट्टी में है, उसका नाम है एपोसाइनम, APOCYNUM। एपोसाइनम में भी अंतड़ियों में ब्लीडिंग मिलती है और तिल्ली की ख़तरनाक मर्ज़ों में एपोसाइनम बेहतरीन दवाओं में से है। एपोसाइनम में भी इसकी तरह नुमाया वर्में हैं, जिस तरह एपिस की मिसाल हो, और बहुत इलामतें आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी, लेकिन एक नुमाया फ़र्क करने वाली चीज़ है, एपिस में प्यास नहीं होती जबकि एपोसाइनम में बहुत प्यास होती है, नकाले बर्दाश्त प्यास होती है। और जहाँ तक मैंने तज्ज़िया किया है इन दोनों का, मेरे नज़दीक एपिस जिगर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है, गुर्दे से नहीं, ना एपोसाइनम। और एपिस का बड़ा ताल्लुक़ एपोसाइनम का गुर्दे से है, लेकिन जिगर से भी कुछ होगा क्योंकि स्प्लीन से है। बहरहाल अगर जिगर की ख़राबी हो तो स्प्लीन का उसके साथ ताल्लुक़ होता है, बाज़ दफ़ा वो स्प्लीन में यानी तिली में मुंतकिल हो जाती है। ख़ास तौर पर वो जो पुराने मरीज़ हैं मलेरिया के, उनका जिगर भी ख़राब होता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिली उसका जहर चूसती रहती है। मलेरिया में जरासीम की आदत है कि वो जिगर में अपना अड्डा बनाते हैं और वहाँ वो जिस तरह डाकू गारों में पनाह लेते हैं, मलेरिया के जरासीम जिगर में पनाह लेते हैं। और जब वो अपना सर्कल पूरा कर लेते हैं और उसके जो जरासीम के सेल्स हैं वो टूट कर टॉक्सिन पैदा करके बुखार चढ़ा देते हैं, तो जो जरासीम बचते हैं मुकाबलों के बाद वो वापस जिगर में जाके बैठ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा इतना लंबा अरसा बैठते हैं कि साल हा साल तक आप समझते हैं कि मलेरिया से मैं बिल्कुल क्योर हो चुका हूँ, कोई अब असर बाकी नहीं। सर्द मुल्कों में जब थकान हो जाए या अचानक कोई जिस्म की ताकत में कमी वाक़या हो जाए तो मलेरिया फिर हमलावर कर दे हो जाएगा। ये वजह यही है कि जिगर के अंदर इनका मुस्तकिल अड्डा होता है और जिगर के बाद नेक्स्ट तिल्ली की बारी आती है। और जब तिल्ली एक दफ़ा फूलनी शुरू हो जाए तो ये मलेरिया की इंतहाई नुकसानदेह शक्ल है। उसमें फिर पेट फूल के सख्त हो जाता है और आमतौर पर ऐसे बच्चे अगर जिनको देखें आप, उनके चेहरे पे बिल्कुल सैलो हो जाते हैं, खून का निशान मिट जाता है बिल्कुल, और देखते ही घबराहट होती है ऐसे बच्चे का रंग, और पेट फूला हुआ होगा सख्त, और बहुत कम इनके बचने का इम्कान होता है। ऐसे मौके पर एपोसाइनम को इस्तेमाल करना चाहिए अगर वर्मे भी साथ हों, लेकिन प्यास की शर्त याद रखें। एपोसाइनम के अलावा
एक दवा है जो तिली में सबसे ज़्यादा असर दिखाती है, वो है सियानोथस, CEANOTHUS। मदर टिंचर में भी लोग दे देते हैं, मगर मैंने देखा है छोटी ताकत में बहुत मुफीद है, 1x से लेकर 6x तक। अगर आपके पास ना हो एक्सेस में तो मदर टिंचर लेके पास रख छोड़ें, और जब ज़रूरत पड़े तो एक क़तरा लेकर 10 कतरे पानी में उसको अच्छी तरह शेक कर दें तो आपकी 1x बन जाएगी। उसमें से फिर चंद कतरे एक घूंट पानी में मिलाकर 2-4 कतरे वो दें तो एक खुराक बच्चे की बन जाएगी। तो इस तरह अगर आपको याद हो अच्छी तरह ये, तो ये 2 दवाएं तिली के बहुत मुश्किल केसेस में भी खुदा के फजल से उनको आसान बना देती हैं और शिफा का मूजिब भी बनती हैं। एपोसाइनम की इलामतों में मैंने बताया था, क्या बताया था नुमाया? प्यास होती है और एपिस में नहीं होती। एपिस का मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे का सर बढ़ रहा हो, हाइड्रोकेफलस, उसमें चीखों की दवा है, और लेकिन मेरे इल्म में नहीं कि एपिस शिफा का मूजिब भी बनी हो उसमें, क्योंकि एपिस में किसी मर्ज 2 पॉसिबिलिटीज़ हुआ करती हैं। एक इलामत है जो किसी ख़ास मर्ज़ के वक्त पैदा होगी और वो किसी और दवा में भी पाई जाती है, तो इसलिए उसकी तरफ तवज्जो फिरती है। एपिस के जहर के नतीजे में हाइड्रोकेफलस नहीं होता, बल्कि हाइड्रोकेफलस के नतीजे में एपिस की इलामत पैदा होती है, इसलिए एपिस शफा नहीं दे सकती। लेकिन एपोसाइनम का ताल्लुक हाइड्रोकेफलस से है। जो भी बीमारी हाइड्रोकेफलस का मूजिब बनती है, उसमें 2 तरह की बीमारियां हैं जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है। इसमें मेडिकल साइंस क्या कहती है मुझे इल्म नहीं, मगर मैं अपने तजर्बे से जानता हूँ कि बाज़ दफ़ा सुराख जिनसे दिमाग के अंदर का पानी जिसमें दौड़ना चाहिए और मुंतकिल होकर निकलना चाहिए, वो बंद हो जाते हैं, और बनते ही नहीं। बाज़ दफ़ा हड्डी की ग्रोथ ऐसी हो जाती है कि वो बंद हो जाते हैं। ऐसे बच्चे को हाइड्रोकेफलस हो जाएगा। उसके लिए सिलिशिया के बगैर गुजारा नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें, सिलिशिया लाजिम चाहिए। बाज़ लोगों को, बच्चों को बीमारी होती है जिससे दिमाग के पर्दों में से पानी रिसता है, और वो पानी रिस कर सर को फुलाता जाता है, और उसकी रफ्तार ऐसी है कि उस रफ्तार से निकल नहीं सकता। फिर हो सकता है ब्लॉकेट भी हो जाता हो। जहाँ दिमाग के पर्दों का पानी अपनी ज़ात में खुद जिम्मेदार है और उनकी ख़राबी की वजह से बढ़ रहा है, वहाँ एपोसाइनम दवा है। इसलिए सिलिशिया और एपोसाइनम की जो बुनियादी वजूहात हैं, उनका फ़र्क पेश नज़र रखना चाहिए। आज मेरा ख्याल है हमारी एक पुरानी तालिब इल्म नहीं आई हुई, चीरी बेगम, कहाँ गई? नहीं ना आई आज। हाँ, एपोसाइनम और एपिस का फ़र्क अच्छी तरह याद रख लिया। क्या क्या बातें बताई हैं? एपिस मेरे इल्म में आर्जी है। डॉक्टर तो लिख देते हैं, मगर पता नहीं, हो सकता है किसी और होम्योपैथ के इल्म में मुस्तकिल शफा का मूजिब भी बनी हो। मेरे इल्म में आज तक एपिस ने मुस्तकिल शफा हाइड्रोकेफलस को नहीं दी, लेकिन उसके बाद सिलिशिया अक्सर मामलात में बहुत ही मुफीद साबित होती है, ब्लॉकेट की वजह से। और अगर हाइड्रोकेफलस में सिलिशिया काम नहीं दे रही तो इस बात का एहतमाल है कि एपिस की ना एपोसाइनम उसमें काम देगी, क्योंकि हाइड्रोकेफलस की असल वजह तो यह है कि अंदर से दबाव बढ़ रहा है और सिर की हड्डियां फैल रही हैं, तो अंदर का दबाव पानी से ही हुआ करता है। वो पानी जो है वो
अगर ऐसी उम्र में पैदा होना शुरू हो जाए, जैसे बच्चे हैं तो हड्डियां नरम होती हैं, वो फैलनी शुरू हो जाती हैं। अगर बाद में हो तो फिर ऐसा मरीज़ वैसे मर जाता है कि उसको जगह नहीं मिलती और उसके सर में बाज़ दफ़ा ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें पानी पड़ना शुरू हो जाए, बीमारियों के नतीजे में, मतलब पर्दे के अंदर से पानी निकल रहा है, तो या कैंसर हो जाता है ब्रेन में, उसके फूलने की वजह से जगह तंग है, तो ऐसा मरीज़ दर्द में मुब्तला होकर और कुछ देर बीमार रहकर अक्सर मर जाता है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं होता। अगर कैंसर की हड्डियां ना हो, गुठलियां ना हो और वैसे पानी हो तो सिलीशिया ट्राई करके देखना चाहिए। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला बड़ी उम्र में भी, लेकिन एपिस वगैरह वक्त ही काम देंगी, मुस्तकिल मुश्किल है जब तक उस पानी का निकास ना बंद किया जाए। ऐसी सूरत में ब्रायोनिया और हायोसिमस को जहन में रखना चाहिए। जो सेरस मेम्ब्रेन्स हैं दिमाग के पर्दे, उनसे अगर पानी रिस रहा है किसी वजह से और बड़ी उम्र का इंसान है तो उसको हाइड्रोकेफलस तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एनकेसमेंट बड़ी स्ट्रांग और एक किस्म की हार्ड सीमेंट में वो जकड़ा गया है। उस सूरत में वो तकलीफ़ होगी सिर्फ, और पहली इलामतें तकलीफ़ की ये चीखें नहीं हैं बल्कि पागलपन सी हैं, हज़ियान है, सोते में शदीद बेचैनी और इंसान बकता है, बज़ाहिर सोते में मगर चैन नहीं आता, और यही बीमारी फिर मौत का सबब बन जाती है। ऐसी सूरत में वो दवाएं इस्तेमाल होंगी जिनका बरह रास्त पर्दों और उनके पानी निकलने से ताल्लुक़ है। इनमें चोटी की दवाएं ब्रायोनिया हैं, सल्फ़र है और हायोसिमस भी मुफीद है इसमें। और एक और नहीं, वो और दूसरी चीज़ में दिया करते थे, स्टेमोनियम के मुतालिक भी इम्कान है कि वो भी इसमें काम आए। पानी निकल रहा है, हाँ। एपोसाइनम का मुतालिक मैंने बताया था ना, हाइड्रोकेफलिस में देखिए, मगर मैंने कभी इसको उसमें इस्तेमाल ही। एपोसाइनम की बात ख़ास इलामतें हैं जो अक्सर इन मरीज़ों में नहीं पाई जाती। एपोसाइनम की इलामत यह है कि फुलफुली वर्मे साथ हों और शदीद प्यास हो, तो फिर तो जाहिर बात है कि एपोसाइनम आपके जहन में आनी ही आनी है। लेकिन बिलअमूम टाइफाइड वगैरह के बाद या बाज़ दूसरे बीमार बुखारों में ये कैफियत पैदा हो जाती हैं और उस वक्त एपोसाइनम की इलामतें नहीं पैदा होती। शायद कभी हो जाए तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मेरे पास जो मरीज़ आते रहे हैं उनमें एपोसाइनम की इलामतें मुझे याद नहीं, लेकिन ब्रायोनिया, सल्फ़र वगैरह ये ज़रूर फ़ायदा देती हैं अल्लाह के फजल से। अगर प्यास बहुत हो और ब्रायोनिया की दूसरी इलामतें पाई जाएँ, खुश्की, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, और जिस्म ठंडा हो गर्म ना हो, तो ब्रायोनिया का ख्याल पहले आना चाहिए। और अगर जिस्म गर्म हो, हाथ पाँव में जलते हों और फिर ये इलामतें जहनी इसकी हज़ियान वगैरह की पाई जाएँ, तो सल्फ़र उसमें बेहतरीन है। सल्फ़र प्लूरिसी की चोटी की दवाओं में से है। सल्फ़र में ज़ात जम जिसको कहते हैं ना, एक तरफ पानी पड़ जाता है और उसकी वजह से पहलू में दर्दें उठती हैं। उसकी कई दवाएं हैं, लेकिन सल्फ़र उनमें से एक बहुत ही अक्सर इस्तेमाल होने, ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली दवा है। एंटीमोनियम टार्ट का मैंने बता दिया है ना, पहले भी पाँव की वर्म वगैरह सब चीज़ें हैं। और भी कोई मिजाज की बात भी बताई थी मैंने एंटीमोनियम टार्ट की कि नहीं? एंटीमोनियम टार्ट का मिजाज क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे नोट देखा फ़ौरन, हाँ बदतमीजी याद आ गई। अच्छा ठीक है। एंटीमोनियम में ये ऐसा बच्चा बस बाज़ देखना भी बर्दाश्त नहीं करता, उसको देखें ना आप तो गुस्से से कहेगा नहीं तुम मुझे देख रहे हो।
बहुत बेचैन होता है, और ऐसे मरीज के पास कभी इयादत करने वालों को नहीं भेजना चाहिए। उनके मर्ज में हमेशा इजाफा होता है जब इयादत करने वाले आए तो। एपिस की मुझे देख लूँ कोई रह तो नहीं की बात नोट्स में से। हाँ, एक अजीब बात इसमें ये लिखी हुई है, मेरे इल्म में तो नहीं कभी आई, लेकिन इसकी ख़ास इलामतों में ये बात पाई जाती है कि अगर अचानक बदखबर मिले और बाज़ दफ़ा बदखबर के अलावा जेलसी क्रिएट हो सडनली, तो उससे इसको दाईं तरफ का फालिज होता है। अब ये एपिस में ख़ास इलामत है, पता नहीं कैसे पता लगा है डॉक्टरों को, लेकिन चूँकि नुमाया चीज़ थी मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। अगर कोई ऐसा वाक़या हो किसी को अचानक बदखबर से या हसद के नतीजे में फालिज हो जाए, हसद की जो जलन है ना वही बड़ी ख़तरनाक होती है। इसलिए ये जो एपिस का जलन से जो ताल्लुक़ है, हो सकता है इसका रूहानी जलन से भी ताल्लुक़ हो, और इसकी इलामत यह है कि फालिज अक्सर लेफ़्ट की बजाय राइट पे होता है। अब ये बताएं डॉक्टर साहब कि वो जो सेंटर है ब्रेन का, वो लेफ़्ट में जो सेंटर है वो क्या है, वहाँ कुछ हरकत होती है हसद से या बदखबर से, जिससे फालिज डेवलप होता होगा। इसका राइट हेमिस्फीयर से ताल्लुक़ नहीं है, लेफ़्ट से है, और लेफ़्ट होने की वजह से इसका फालिज राइट पे होगा। तो वो क्या है वो सेंटर? नहीं, बड़ा नुमाया फ़र्क है। स्पीच का सेंटर मसलन, हाँ, नहीं और भी हैं। लॉजिक कंप्यूट करने का जो सेंटर है वो और है, स्पीच का और है, ये आपस में हैं फ़र्क, लेकिन इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कम्युनिकेटेड हैं। तो ये मेरे पास किताबें पढ़ी हुई हैं ऐसी जिनमें राइट एंड लेफ़्ट ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस, और वो मैं देख के फिर किसी वक्त बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में ये मालूम करना चाहिए कि एपिस का दाईं तरफ क्यों हमला होता है, उस सेंटर का एपिस से कोई ताल्लुक़ है, इसका मतलब है दोनों राइट साइड। पॉइंट मैं ये रेज कर रहा हूँ कि हमें एपिस को समझने में आसानी हो जाएगी इससे, अगर हम ये पता चले कि लेफ़्ट साइड के ऊपर वो कौन से मेंटल फंक्शंस हैं जिनका हसद या बदखबर से ताल्लुक़ है, तो एपिस का उससे ताल्लुक़ साबित हो जाएगा और उसके फंक्शंस की समझ आ जाएगी कि क्यों ऐसा होता है। क्या उठ के बताएं जरा ऊंची आवाज़ में। स्पीच का लेफ्ट से ताल्लुक़ है, नहीं, लेकिन और भी देखना पड़ेगा। राइट लोब का किस चीज़ से ताल्लुक़ है? नहीं, मेरा ख्याल देखना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे पास हैं ऐसी किताबें बड़ी अच्छी जो राइट एंड लेफ़्ट को बिल्कुल नुमाया करके बता रही हैं, और एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, दिलचस्प थी, ये फिर वक्त नहीं मिला, मेरे पास पढ़ी हुई है, मैं इंशाल्लाह जाके देख लूँगा। कल मैंने आपसे लिलियम टिक का जिक्र किया था ना कि नहीं? लिलियम का किया था। इधर याददाश्त ज़्यादा बेहतर है, पता नहीं राइट सेंटर में है या लेफ्ट सेंटर में है, लेकिन नहीं, कल से मुराद गुज़श्ता इनको बस कल तक की बात याद रहती है डॉक्टर साहब को। लिलियम का जिक्र किया था, किस ज़मीन में किया था? हाँ, और दिल की तकलीफ में लिलियम बहुत अच्छी है, खुसूसन हिस्टेरियाई मिजाज की औरतों के लिए लिलियम बहुत चोटी की दवा है।
अगर उनको तकलीफ़ हो तो उसमें ये बात पाई जाती है। लेकिन लिलियम की बाज़ बातें ऐसी हैं जो ख़ास तौर पर याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो इसको बाकियों से मुमताज़ करके दिखाती हैं। आमतौर पर यह ख्याल होता है कि अगर हिस्टेरियाई मिजाज की नाजुक मिजाज औरत हो तो उसकी नब्ज़ तेज़ होनी चाहिए, और अक्सर तेज़ ही होती है। लिलियम एक ऐसी दवा है जहाँ नब्ज़ आहिस्ता होती है। अगर नब्ज़ आहिस्ता हो तो फिर लिलियम का ख्याल जहन में आना चाहिए। एपोसाइनम में भी नब्ज़ आहिस्ता हो जाती है, और एपोसाइनम की पहचान में से एक ये है। लिलियम टिक को मैंने देखा है, ये ज़रूरी नहीं कि आहिस्ता हो, मगर दो इंतहाओं में मिलेगी। मालूम होता है अगर नर्वस ब्रेकडाउन हो तो उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा नब्ज़ तेज़ होते होते फिर जवाब दे जाती है और फिर आहिस्ता हो जाती है। इसका एक और दवा से भी इसी तरह ताल्लुक़ है। नाजा जो सांप का जहर है वो भी दिल पर असर करता है, और अमूमन उसको टैकीकार्डिया में आप पढ़ेंगे। टैकीकार्डिया का मतलब है नब्ज़ का तेज़ हो जाना, लेकिन एक चीज़ है ब्रैकीकार्डिया, यानी नब्ज़ का सुस्त हो जाना। नाजा को मैंने दोनों जगह देखा है इफ़ेक्टिव। अगर नाजा की इलामतें मिलती हों तो बाज़ केसेस में बाज़ मरीज़ थे जिनकी नब्ज़ 30 रह गई थी और हिलती ही नहीं थी। डॉक्टरों ने पूरा जोर लगाया, उसका बिल्कुल जवाब दिया हुआ था, 30 से ऊपर नहीं जाती थी। तो नाजा मैंने उनको दिया तो वो 60 तक पहुंच गई, और बड़ी उम्र के वो थे काफ़ी मरीज़। तो इसलिए ये जब मैं कहता हूँ ना आहिस्ता, ये लाजिम नहीं है, इसमें तेज़ भी मिलती है नब्ज़, लेकिन पूरी तरह मैं समझा नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि अगर वो जो बिजली की लहरें नब्ज़ को एक ख़ास वक्त के मुताबिक हदायत दे रही होती हैं, उनमें कोई ख़राबी पैदा हो तो उसी से नब्ज़ या तेज़ हो जाएगी या आहिस्ता होगी। तो इन दवाओं का दरअसल उस सेंटर से ताल्लुक़ है, इसका दिल के अपने उज़लात से ताल्लुक़ नहीं है। इस पहलू से एपोसाइनम भी, चूँकि वो वर्म फुलफुली वर्म पैदा करती है, हो सकता है दिमाग के उस हिस्से पर प्रेशर पड़ता हो जिससे इसका नब्ज़ की रफ्तार का ताल्लुक़ है, मगर वो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं सारे। नाजा भी उन पर जहर असर दिखाता है, क्योंकि सांप का वो जहर है जो असाब पर हमला करता है, मगर इनके आपस का फ़र्क आपस में मुश्किल नहीं है। बहुत नुमायाँ फ़र्क है इनकी अमूमी इलामतों में। और एपिस को भी ब्रैकीकार्डिया में याद रखना चाहिए, एपोसाइनम को ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया कहा था मैंने क्या कहा था, ब्रैकी, पहले ब्रैकी कह रहा था, इस ब्रेडिकार्डिया, यू राइट। ये बहुत पुरानी पढ़ी हुई है ना चीज़ें, और चूँकि मैं डॉक्टरी की तालीम हासिल नहीं की इसलिए उसमें गलतियाँ को रह जाएंगी, कोई हर्ज नहीं। इसलिए इसको ब्रेडी कहना ज़रूरी है आपको समझाने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक। अब लिलियम शुरू करें या पट्टी को उसी तरह चलाते हैं आगे? क्या? किसको? किसकी? राजिया कौन सी? हाँ हाँ उनको, अच्छा अच्छा ठीक है। उनको जो काम कर बुखार हुआ है, सेप्टिक हो गया है, उनका बच्चा पैदा हुआ ना अभी थोड़ी देर हुई है, और वो फिर रही थी इतनी जल्दी, कल उसको मैंने समझाया भी था, मैं कहा तुम जल्दी लेके आ गई हो, पायरोजेनम और सल्फर 200 में बिला ताखीर शुरू करा दें, दिन में 2-3 दफ़ा। क्या? एलेंथुस वो आपने लिखाई हुई है। किस चीज़ के लिए? बुखार के लिए। हैं? बुखार के लिए। बेशुमार बुखार होते हैं। नहीं वो जहम के बुखार के लिए।
इसमें प्रसूति बुखार समझ सकते हैं। प्रसूति बुखार ही है ये एक किस्म का, लेकिन एलेंथुस उस वक्त काम आती है जब ब्रेक डाउन हो जाए कंप्लीट। और वो मैंने आपको कराया था कि एलेंथुस वो दवा है जो म्यूकस मेम्ब्रेन और अंदरूनी झिल्लियों में जगह जगह स्पॉट पैदा करती है, जिस तरह एमोनियम कार भी करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एलेंथुस भी ब्रेक डाउन के वक्त ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो नहीं देनी। फौरी पहली दवा लाजिमन सल्फर होनी चाहिए। ये तो मुसलसल तजर्बे में है। सल्फर के साथ अगर आप एकोनाइट भी मिक्स कर दें तो वो हिस्सा जो शुरू का है उसको एपोनाइट कंट्रोल कर लेता है, मॉडिफाई कर देगा तकलीफ को। 200 मैं तो हमेशा इसको 200 में देता हूँ, हो सकता है 30 में भी फायदा दे, मुझे इल्म नहीं। एकोनाइट 200, सल्फर 200 और पायरोजिनम। ऐसी बीमारी, ये नॉर्मली सल्फर 200 हफ्ते में एक दफ़ा काफ़ी होती है, लेकिन जब एक्यूट डिजीज़ हों फौरी, उनमें 10-15 मिनट के वक्फे के बाद भी दी जा सकती है। बल्कि बाज़ जो दवाखाने हैं उनकी किताबें जो छपी उनमें लाख ताकत को भी शुरू में 2-3 दफ़ा 10-15 मिनट के वक्फे से देते हैं। उसको कहते हैं पंपिंग डोज, वो इसलिए इस्तेमाल होती है। या नेल्सन है ना इंग्लिस्तान में, उसका मटीरियल मेडिका का क्या नाम है उसका, बोरिक तो है। मैंने गलती से एकदम मुझे याद आ गया है कि बोरिक कह दिया था यहाँ की। बोरिक एंड टेफल जो है ये तो वहाँ की है, अमेरिका की बीटी, और यहाँ वाली जो है ये नेल्सन नाम जो बनाते हैं दवाएं। इनका जो मटीरियल मेडिका है ब्लैक, उसका नाम क्या है, बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, अच्छा है वो। वैसे आमतौर पर छोटी पोटेंशियल देते हैं। वो देखें मेरा उसको बोरिक का है या नेल्सन का है। अगर वो बोरिक का है तो फिर वो अमेरिकन है, और अमेरिकन ज़्यादातर हाई पोटेंशियल देते हैं। और जो इंग्लिश मटीरियल मेडिका होगा, बहुत से थे मेरे पास, अब वो मखरवा में कहीं पढ़े होंगे, उनके टाइटल मुझे याद नहीं, मगर जहन में सारी तस्वीर है उस किताब की। इंग्लिश अक्सर लो देते थे, क्लार्क है उसका नाम, याद आ गया। इंग्लिश डॉक्टर जो मशहूर रोज़मर्रा के इस्तेमाल का मटीरियल मेडिका का मुसन्निफ, उसको आप पढ़ें तो उसमें 3x, 1x, 2x अक्सर एक्सेस ही नज़र आते हैं। शाज़ के तौर पर वो कहीं 30 या 200 या ऊपर की छलांग लगाता है। अमेरिकन जो हैं वो डॉक्टर वो ज़्यादा ऊपर जाते हैं, और इनमें असल तो यही है कि बीच में कहीं ना कहीं कोई पोटेंशियों की ये मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम का किनारे हैं, दवा वहाँ से लेकर वहाँ तक। इसलिए वो जो काला मटीरियल मेडिका, वो क्या नाम है उसका, देखें तो सही, उठा लो भाग के। सलीम आया हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, लोग बताते क्यों नहीं फिर। लो जी, आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात, ये बोरिक का है, ये अमेरिकन है। बोरिक एंड टेफल, ये दो ये नाम इकट्ठे चलते हैं। ये दवाइयाँ बनाने वाली वहाँ कंपनी है वाशिंगटन के पास, फिलाडेल्फिया में है ग़ालिबन ये। मगर इसमें टेफल नहीं है, सिर्फ बोरिक ही की है, बोरिक MD 12th एडिशन। मालूम होता है इन लोगों के बेचारों के, कोई किसी ने वो उस ज़माने में वो नहीं रिवाज होगा, इसके उन्होंने वो नहीं करवाया हुआ नंबर रजिस्टर, इसलिए हिंदुस्तान वाले आम तौर पर छापते रहते हैं अपनी तरफ से ही। इसमें एड्रेस में देखना चाहता हूँ कौन सा है। ये वही मुश्किल है, असल वहाँ का छपा हुआ नहीं है,
कि किसी और जगह से किसी कंपनी ने अपनी तरफ से इशारा कर दिया, लेकिन है ऑथेंटिक, बहरहाल डेटो कॉपी है उसकी। तो ये बीटी का मैंने जिक्र किया था गालबन बोरिक का, और इसको इंग्लिस्तान का शायद कह दिया था, मुझे जहन में हल्का सा वहम पैदा हुआ है, लेकिन याद रखें बोरिक अमेरिकन है और इनका जो मटीरियल मेडिक इस किस्म का मिलता जुलता वो क्लार्क का है। वैसे क्लार्क भी अच्छा डॉक्टर है, और इन नेल्सन वालों ने पता नहीं शाया किया कि नहीं, कोई पता करना चाहिए इनसे। जो किताबें इसके अलावा मुफीद हैं रोज़मर्रा, उनमें एक डेवी बहुत अच्छी किताब है, डेविस, और एलन के इशारे, लीडिंग सिम्टम्स। अगर आपने अपना आम मुतालिया बढ़ाना है तो बड़ी बड़ी भारी किताबों की बजाय ज़्यादातर इनसे इस्तेफादा करें। ड्यूई और एलन बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत आसान इशारे देती हैं, और अक्सर औकात ठीक ही होते हैं इनके इशारे। लेकिन अगर मटीरियल मेडिका पढ़ना है तो सबसे अच्छा कैंट का है, उससे बेहतर मैंने नहीं देखा कोई। फेरिंगटन भी बहुत आला दर्जे पैमाने का है, लेकिन बहरहाल कैंट का मुकाबला नहीं है। और जो हिंदुस्तान का है उसका नाम काशीराम है, काशीराम, उसने इन सबको इकट्ठा कर दिया है, उर्दू में है, लेकिन उसकी खूबी यह है कि उसने जितने बड़े बड़े होम्योपैथ हैं उनकी किताबों को पढ़ के मुतालिया करके उनका तर्जमा करके उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो इज़ नॉट एन ओरिजिनल ऑथर, वो कंपाइलर ज़्यादा है ऑथर से, और लेकिन चुटकुले लिखने का उसको शौक़ है, इसलिए हो सकता है बाद चुटकुले उसके अपने भी हों, मगर ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं किसी न किसी किताब में मिल जाते हैं, वो किताबों से इकट्ठे किए हुए हैं ज़्यादातर। अच्छा, किसने दी थी? किसी पेशेंट ने। अच्छा, तो होम्योपैथिक है जी, उसमें वो ड्रग पिक्चर, अच्छा, वो भी अच्छी है उसमें। और इंडिया की किताबें लिखने वालों में बोस कलकत्ता का बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं इसे मिला भी था। एक तो उसके बच्चे भी बोस कहलाते हैं, लेकिन दी बोस सामीन जिसकी सारी इंडिया की फेम थी, बाहर भी मशहूर था, वो बंगाली डॉक्टर कलकत्ता का बहुत अच्छा आदमी था। जब हज़रत मुस्लिम माऊद बीमार थे तो मुझे कलकत्ता जाने का मौका मिला, तो मुझे ख्याल है कि बोस से मिल के उससे भी पूछूँ, डिस्कस करूँ, तो उसने बड़े खुले दिल से मौका दिया। बेशुमार आदमी थे उसके पास बैठे हुए, पता नहीं किस तरह वो देखता था इतने मरीज़, लेकिन उससे जो मैंने डिस्कशन की उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी गहरा फहम रखता है, और उसने जो दुआएं तजवीज़ की थी वही थी जो मैं पहले भी दे रहा था, वो ख़ास अलग चीज़ नहीं थी। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की महदूद दवाएं हैं, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम नहीं है उनका। तो बोस भी अच्छा है, उसने भी बाज़ बीमारियों को आसानी से समझाने के लिए बाज़ इशारे लिखे हुए हैं। हमारे अहमदी डॉक्टरों में से डॉक्टर रशीद बंगाली ने किताब लिखी थी, जो कराची में थे, वहीं फौत हो गए, है ना वो? अच्छा, वो कहाँ से आपके पास आ गई? वो आपके रिश्तेदार भी बनते हैं दूर नज़दीक से, है ना? मुझे पता लग गया, वो रिश्ता खोलना नहीं चाहिए, मगर मुझे पता लग गया है। वही मैं कह रहा हूँ, उनको शौक़ था ज़्यादातर दवाओं के फ़लसफ़े पर गुफ्तगू का, और वो गहरा उतर कर वो फ़लसफ़ा अपना पेश किया करते थे। उनका बड़ा वहाँ होम्योपैथ में एक मर्तबा मकाम समझा जाता था, मगर मुश्किल ये है कि जो फ़लसफ़ा उन्होंने जिस तरह बयान किया है रोज़मर्रा के इस्तेमालात में वो अमूमन काम नहीं आता। मसलन वो सिमिसिफ्यूजा के मुतालिक लिखते हैं, इसको ब्रायोनिया और आर्निका से फ़र्क बताते हैं,
तो कहते हैं कि ब्रायनिया जो है वो आर्निका तो बाहर की चोटों और खून के इस्तेमाल से ताल्लुक़ रखती है, ब्रायोनिया मसल की मेन बॉडी से ताल्लुक़ रखती है, और सिमिसिफ्यूजा मसल के हार्ट से ताल्लुक़ रखती है। अब ये फ़िक्रा तो समझ आ जाती है, लेकिन रोज़मर्रा में आपको कुछ पता नहीं चले ये हार्ट की दवा है या किसकी दवा है। और भी बहुत सी दिलचस्प बातें मैंने उनमें देखी, मगर जब इस्तेमाल की तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए उनका इल्म तो था, लेकिन चूँकि वो थे बंगाली, वो अपने इल्म को उर्दू में अच्छी तरह ज़ाहिर नहीं कर सके, इसलिए उससे इस्तेफ़ादा मुश्किल है। क्यों जी, आपने फ़ायदा उठाया उससे? नहीं, वो तो फौत हो चुके हैं। किताब नहीं ना आती समझ, मगर वैसे अच्छी शोहरत रखते थे, उनके हाथ में भी शिफा भी अल्लाह की फजल से अच्छी थी। इसका मतलब है कि उनको बयान में कमज़ोरी हुई है, वो ये समझा नहीं सके कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। जबकि कैंट इतना वाज़े बयान करता है कि वो जब खोल कर बात कह दे तो उसमें कोई गपशप नहीं, बिल्कुल जितना भी इस इल्म में यकीनी हालत पाई जा सकती है, कैंट के बयान में पाई जाती है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा था, इन्होंने उसका रुख ही बेहुदा से रखा हुआ है, कभी आगे हूँ तो आवाज़ ऊँची हो जाती है, कभी पीछे हूँ तो हट जाती है, यूँ चाहिए था। हैं, अब ठीक है ना? अगली दवा आपको मैं पढ़ाऊँ जो अल्फ़ाबेटिक हो या दूसरी? अच्छा, इसी में से निकाल देते हैं। ये जो बोरिक का है, मटीरियल मेडिका, अर्जेंटम नाइट्रिकम पढ़ा दिया मैंने? नहीं पढ़ाई। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो कल मैंने आपकी बच्ची को भी दी थी, हैं? तभी आप हंसी हैं इस पे खास, हैं? हाँ वही थी, ठीक है। आप क्या कह रही हैं? साथ याददाश्त की भी दवाई दे दे, वो याद ही नहीं रहती चीजें। अब होम्योपैथी वहाँ से शुरू करें अपनी। जी हाँ, ये क्या? काली फास अमूमन मैंने देखा है कि याददाश्त के लिए बहुत अच्छी है, और अगर लंबी बीमारी के नतीजे में हो खराबी, तो उसमें वो जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की दवाएं हैं वो काम आएंगी। उसमें एल्यूमिना है मसलन, सल्फर, दोनों के बैन बैन है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी असर रखती है, और आमतौर पर याददाश्त बढ़ाने में भी। मसलन वो मरीज़ जिनको अचानक खून की सप्लाई बंद हो जाए दिमाग को और याददाश्त को बैठें, अब वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस तो उसको नहीं कहते, बाहर वो नगें ठीक ठाक हैं, लेकिन जो बीच में वक्फा पड़ा है उसकी वजह से याददाश्त मिट गई है, उसको उजागर करने में सबसे अच्छी दवा सल्फर है। ये पता नहीं कैसे असर दिखाती है, मगर करती है। बहुत मरीजों में मैंने खुद देखा है इसको। भूली हुई बातें जो यूँ लगता था मिट गई हैं, मालूम होता है मिटी नहीं, वहाँ भी नक्श थोड़े थोड़े बाकी थे। जिस तरह कंप्यूटर से बैटरी निकालें या कैलकुलेटर से तो थोड़ी देर लगती है उसको मिटने में, तो इस तरह दिमाग के पर्दों पर भी जो हरूफ लिखे जाते हैं इलेक्ट्रिक लहरों में ही है ना, वो भी कंप्यूटर तरीके पर, उनके मिटने में कुछ देर लगती होगी। अगर उससे पहले पहले वो इंसान की सप्लाई बहाल हो जाए तो उजागर किए जा सकते हैं। क्यों जी, आप फरमाएं। क्या सल्फर तो मैंने CM से लेकर 30 से लेकर CM तक सब इस्तेमाल की हुई हैं, डिपेंड करता है कौन सी बीमारी। अब मेरा जो नया रुझान है वो ये है कि कैंसर में मैं सल्फर को बहुत ऊंचा देता हूं, और सिलीशिया भी CM, और अभी रिसेंट केसेस में 2-3 जगहों में बहुत अच्छा नुमाया असर पड़ा है। जो बिल्कुल गैर गुजरे केसेस थे उनकी इतला मिली है, वो वापसी शुरू हो गई उनकी अल्लाह के फजल से। तो ये तो है ऐसा ऑर्डर
जिसमें एक खतरा ज़रूर होता है, अगर जिस्म में कुल्ली मजमूई ताकत इतनी ना हो कि बीमारी को मुकाबला कर सके, तो फिर ऊंची ताकत बाज़ दफ़ा रद्द अमल पैदा करती है और उसको फिर तोड़ना चाहिए रद्द अमल को। ये ना समझें कि रद्द अमल हो गया ज़रूर अच्छा होगा। बाज़ हालतों में अक्सर जो कैंसर में मैंने देखा है, अगर दवा फ़ायदा दे तो रद्द अमल नहीं हुआ करता, क्योंकि कैंसर उस जगह की दवा है जो रद्द अमल वाले हिस्सों से पीछे वाक़या है, और अगर उसमें हो जाए तो इसका मतलब है ताकत नहीं है मरीज़ में और उसमें महज तकलीफ़ होगी और उसको फ़ायदा की तवक्को नहीं है। इसलिए मेरा ये ज़ाती रुझान है, किताबों में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि तजर्बे से जो बातें सामने आ रही हैं मज़ीद तहकीक तलब हैं, लेकिन कैंसर में ऊंची ताकतों को मैंने ज़्यादा मुफीद देखा है और छोटी ताकतें मामूली सा असर करके फिर छोड़ देती हैं। 200 ताकत में भी मैंने देखा है, थोड़ी देर फ़ायदा दिया फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, तो मालूम होता है वो गहरी हैं और ज़्यादा चाहिए। लेकिन ख़तरा बस वही है रद्द अमल का। अगर रद्द अमल हो और तकलीफ़ बढ़े और फ़ायदा ना पहुँचे तो हर एक उस दवा का एंटीडोट आपको पहले मालूम होना चाहिए और वो बिला ताख़ीर शुरू करवा दें। समझ गए? जी फरमाइए। खून की सप्लाई जो बंद हो जाए, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि याददाश्त से जो मुख्तलिफ दवाओं का ताल्लुक़ है उसमें रोज़मर्रा के लिए काली फॉस और निस्बतन लंबी हालतों में सल्फ़र, लेकिन बाज़ एक्यूट हालतों में भी सल्फ़र काम आती है। जबकि मरीज़ बेहोश हो गया है, उसकी सप्लाई मसलन शुगर के कमी की वजह से अचानक याददाश्त ख़त्म हो गई है, कोमा में चला गया है, ऐसे मरीज़ की पुरानी याददाश्तों के प्रिंट को उभारने के लिए सल्फ़र बहुत अच्छी दवाई है और फौरी तौर पर देने के लिए कार्बोवेज इज़ ए मस्ट। कार्बोवेज से आपको शुरू करनी चाहिए जर्नी। क्या कार्बोवेज तो मैं 30 में अक्सर देता हूँ, अल्लाह की फजल से बहुत मुफीद, 30 में फ़ौरन काम दिखाती है। और सल्फ़र को आम याददाश्त के लिए भी मैंने इस्तेमाल किया है कई मरीज़ों में। हाँ, काली फास ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, सल्फ़र दे के देखा है, अच्छी चीज़ है अमूमन याददाश्त को। क्या सल्फ़र से? ना ना, क्यों, आपको क्या खतरा है? अब उतर रहे हैं? सल्फ़र खाई थी? अच्छा, सल्फ़र से बाल नहीं उतरा करते। सल्फ़र अगर एग्रावेशन पैदा करे और गलत इस्तेमाल हो तो फिर उससे मुमकिन है उतरें, क्योंकि सल्फ़र की एक ऐसी किस्म है जिसको बाल उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ़र का एक कंपाउंड है, वो जो पाउडर होता है ना बाल उतारने वाला, उसमें वो सल्फ़र की दवा पड़ती है, सल्फ़र का एक कंपाउंड पड़ता है। मुझे इस वक्त नाम याद नहीं रहा, मगर पहले मुझे याद था। इसके मतलब सल्फ़र खा के शायद दोबारा वापस आ जाए वो, लेकिन वो मुझे याद है हमारे यहाँ एक कादियान में स्कूल में एक बाबा हुआ करता था और उस बाबे बेचारे को बाल सुरख और अच्छा वज़ा कता का आदमी, मगर उसमें एक कमज़ोरी थी कि चोरी से कोई उसको वो नहीं था, कोई ख़ास छोटी मोटी चोरी जो होती है, बड़ी चोरी नहीं, छोटी मोटी चोरी में वो समझता बाबों का हक है, कोई हर्ज नहीं। वहाँ कादियान में एक दफ़ा जब स्कूल के बच्चे नए नए आते हैं तो हॉस्टल में उनको जगह मिलने से पहले मस्जिद में ठहरा दिया जाता है। उस ज़माने में ये वो दिन थे जबकि स्कूल के बच्चों ने अपने बिस्तर गोल किए हुए, थोड़े थोड़े सामान साथ रखे हुए बाहर से आकर इंतज़ार कर रहे थे कि हमें अलॉटमेंट हो तो फिर हम हॉस्टल में मुंतकिल हों। मस्जिद नूर के पास ही हुआ करता था हॉस्टल। उन दिनों वो बाबा साहब को पता लगा कि बाद बच्चों के उसमें बिस्तर में तेल, कंघी वगैरह, शीशा सब कुछ मौजूद है, तौलिया, तो बिस्तर खोलते थे एक बच्चे का और उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। और किसी वक्त आके जब वो बच्चे बाहर वहाँ पढ़ रहे थे तो आके तो वो खोल खाल के उसको इस्तेमाल करते, साबुन इस्तेमाल किया, तेल लगाया और उसने
दाढ़ी बाल सबको अच्छी तरह तेल किया, फिर कंघी की, वापस लपेट के सलीके से उसी तरह छोड़ गए। बच्चा बड़ा तंग आया, 2-3 दिन में बड़ा सख्त, ये पता नहीं कौन चीज़ है। तो वो एक और बच्चे के बिस्तर में लिपट के तो थोड़ी सी आंखें निकाल के तो लेट गया, स्कूल नहीं गया। तो उसने देखा, हाँ उसको हड़ताल कहते हैं, हड़ताल गंध की। हड़ताल लफ्ज़ जो चीज़ है ना, है गंध की, हड़ताल गंधक से बनती है। वर्की भी होती है, दूसरी भी होती होगी, लेकिन वो गंधक ही के कंपाउंड का नाम है हड़ताल, और वो बालों की बड़ी शदीद दुश्मन है। तो उसने देखा ना बाबा जी इस तरह वो सुर्ख बड़े इत्मीनान से किए, तैयार हुए, उसी तरह सलीके से लपेटा, वापस गए। तो उसने दूसरे दिन हड़ताल लेकर अपने तेल में डाल दी और अच्छी खासी। खैर वो बाबा जी आए, उन्होंने जाके वो तेल निकाला, उसको खूब मरा, सारे बाल दाढ़ी के भी और हाथों में आ गए। बाबा जी हैरान परेशान। तो लड़का इस फलागबाद के बाहर निकला और उसको कहता पंजाबी में कि बाबा बाबा मुड़े मुड़े थे बाबा उधर से। लड़के लड़के या बाबा पढ़ रहे, वो कहाँ चला गया। तो ऐसा मशहूर हुआ लतीफा वो कि बहुत, उस बाबे से मैं मुलाकात भी हुई अगर हो जाती तो जरूर पूछता। लेकिन उसकी तो उम्र बेचारी की कौन सी बाकी रह गई थी कि बाल उगते और इंतजार करता कि पूरे होते। काफी मोहम्मद बाबा था बेचारा, लेकिन ये हसरत रहेगी हमेशा कि उसे पूछ नहीं सके। हाँ अच्छा, हड़ताल बरकी, हड़ताल वाव से शुरू होता था, वर्की हाँ। अंडे की सफेदी। अच्छा, वो कहते थे कि हम पहले तजर्बा करेंगे किसी के ऊपर, तो फिर हम देखेंगे कि ये काम देती है कि नहीं। जुल्म है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उन्होंने तजर्बा किया या नहीं किया, लेकिन मुझे उन्होंने नुस्खा ये निकाल के दिखाया। फिर आपने तजर्बा किया किसी पे? नहीं, मैं ले आई थी वैसे जरूर, मेरे पास है वो डली, मैं ले आई हुई हूँ, लेकिन जी हाँ, लेकिन मैंने डर के मारे तजर्बा नहीं। बहुत एहतियात करिए, हमारे रशीद साहब को तो याद किया घर मरने की। चलो ठीक है। क्यों, ये वक्त का है भी या खत्म हो चुका है? अच्छा, एनाकार्डियम बता चुका हूँ मैं, हाँ जो शुरू किया हुआ था तो शुरू करना है। इसकी मोटी मोटी बातें ये हैं कि मीठे की बेशुमार ख्वाहिश में अर्जेंटम अच्छी चीज़ है, और रोज़मर्रा बच्चों में इस्तेमाल के लिए इसका चुटकुला ये है कि अगर खाना खाते ही हाजत हो, चंद मिनट के बाद ही, बाद बच्चे हैं जो उधर खाना खाया उधर दौड़े, उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी चीज़ है। रात को सोने में पाँव की बेचैनी और पाँव टिकते नहीं हैं कहीं, उनमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। और भी बाद चीज़ों में है, लेकिन अर्जेंटम में भी ये बात बहुत पाई जाती है। दिल की तकलीफ़ों में भी अर्जेंटम मुफीद है। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर तफसील से जब कल बात होगी उस वक्त करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं वक्त हो गया है। अर्जेंटम में ये लिखा होता है कि मीठे की ख्वाहिश, लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है मीठे की ख्वाहिश, लेकिन अजीब बात है कि अर्जेंटम को मैंने मीठे की ख्वाहिश बिल्कुल ना हो उसमें भी इस्तेमाल करके देखा है, और ये मैंने तजर्बे किए हैं बाज़ दवाओं में कि वो अपने बरक्स सूरत के लिए भी मुफीद हो जाती हैं। असल में बेसिकली अर्जेंटम में ये बात पाई जाती है कि मीठा खाने की ख्वाहिश पैदा करती है, और चूँकि ये नुमाया है इसमें, इसलिए होम्योपैथिक में इसके बरक्स नतीजा पैदा करेगी। लेकिन बाज़ दवाएं जो अपना असर रखती हैं, किसी बीमारी में बाकी इलामतें मिलती हों तो वो उसको बहाल कर देती हैं अपने पुराने असर को, होम्योपैथिक असर करने की बजाय वो
उस मिटी हुई ख्वाहिश को जो इसकी वजह से मिट जाती है उसको उभार देती हैं। तो ये भी एक नई बात है जो तजर्बे से ताल्लुक़ रखती है। मेरे तजर्बे में तो इसके मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है इससे, बाकी जगह भी देखना चाहिए। अब ब्रायोनिया है मसलन, प्यास बुझानी चाहिए, लेकिन ऐसे मरीज़ों में जहाँ प्यास नहीं थी उनको ब्रायोनिया की बाकी इलामतें थी। जब मैंने ब्रायोनिया दिया तो प्यास बहाल हो गई और बड़ी नुमायाँ हो गई। जेलसीमियम इसके बरक्स प्यास ना हो तो फिर दी जाती है। जिनमें मुंह खुश्क ऐसी दवाएं जिनका ताल्लुक़ गहरी असाबी कमज़ोरी से है, उनमें इलामतें प्यास की हैं लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं। जेलसीमियम इसकी इंतहाई मिसाल है। मुंह बिल्कुल खुश्क, गला भी खुश्क, ज़ुबान बाज़ सुबह लकड़ी की तरह हो जाती है लेकिन कोई प्यास नहीं, और जिस्म और खून में प्यास के नतीजे में जो कमज़ोरियाँ होनी चाहिए वो ज़ाहिर हो रही होती हैं। लेकिन मैंने देखे यानी इसको दो हालतों में देखा है। एक ये प्यास के लिए, इससे प्यास लगनी चाहिए, मगर जिनको प्यास लगती थी और दूसरी इलामतें जेलसीमियम की थी उनकी प्यास की शिद्दत कम हो गई। तो ये एक अजीब बात है जो तजर्बे में आई। इसी तरह जेलसीमियम का एक और असर है जिसमें, हाँ, जेलसीमियम में ये आपको इलामत मिलेगी कि पेशाब खुला, सफ़ेद, बेरंग और ज़्यादा आता है, बार बार, बहुत बार बार नहीं मगर बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए घंटे 2 घंटे के बाद जब भी आए खुला आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। अगर थोड़ा आए और बार बार आए तो उसके लिए और दवाएं, मसलन आर्सेनिक है, कैंथरिस वगैरह इस किस्म की दवाएं। जेलसीमियम अगर दी जाए तो जहाँ फ़ायदा देती है वहाँ ये प्यास ये बढ़ा देती है इसको, पेशाब को, और बाज़ रुकी हालतों में पेशाब को बढ़ा देती है और बड़े हुए पेशाब को भी मुनासिब कर देती है। तो इसकी अभी पूरी तहकीक होम्योपैथी ने नहीं की कि ये दवाएं जहन के किस सेंटर पे असर करती हैं, और या जहन के ऐसे सेंटर होंगे जिन पर अभी तहकीक ही नहीं हुई, मगर मुतज़ाद नताइज भी पैदा कर दिया करती हैं। इसलिए बाज़ होम्योपैथ जो कहते हैं ना जी इसमें तो वो इलामत नहीं है, वो नहीं देनी, वो अक्सर बाज़ शफा से महरूम रह जाते हैं। मैंने तो दवाओं को उनके जो नुमाया असरात हैं उनके साथ बांधने के बाद उनको इस्तेमाल किया है, और बाज़ दफ़ा ज़रूरी चीज़ें, मसलन जेलसीमियम में कहते हैं कोई प्यास नहीं, लेकिन प्यास वाले मरीज़ को भी अगर बाकी इलामतें थी देखा है तो फ़ायदा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसानी बीमारियाँ 100% किसी बैरूनी दवा से मुशाबे हो जाएं। कुछ मुशाबे हों और वो एक दफ़ा चाबी खुल चल पड़े तो फिर सारा ताला खुलता है, थोड़ा नहीं खुलता, और बाज़ असरात दरम बरम होते हैं। मगर ये मतलब नहीं है कि कोई असर भी आप ना देखें। मिजाज शनासी बहुत अहम है। अगर एक जेलसीमियम का मिजाज आपके जहन में नक्श हो गया, आपको अंदाज़ा, फिर आप मरीज़ देखते हैं आपको कोई शुबा नहीं रहता। वो तफसील से बताता है जब बातें, बाज़ इलामतें उसके मुनाक़िज़ होंगी, उसके बरक्स होंगी। ये मैं समझा रहा हूँ, मिजाज की बुनियादी सिफ़ात मौजूद होनी ज़रूरी हैं। फिर जब असर दिखाती है दवा तो उन चीज़ों को भी ठीक कर देती है जिनके बरक्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। समझ गए बात? क्यों जी, अब वक्त हो गया? अच्छा, और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें जल्दी से। आपने ये जो 3 दवाइयाँ बताई, कालीफास, अलमीनिया और सल्फर, ये तीनों 200 में? कालीफास तो 6x में देता हूँ मैं। अच्छा। सल्फर 200 में। अच्छा। और क्या लिखा है आपने? एल्यूमिना 200 में। या क्रॉनिक केस हो अगर इसका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का तो 1000 में भी दी जा सकती है। हुजूर मुझे साथ नींद बहुत आती है। अच्छा जी, इस वक्त भी मतलब मुझे मेरे को ना वो नहीं रहती, कंसंट्रेशन नहीं रहती। हाँ, उसके लिए आपको फिर फेरमफास खानी चाहिए कालीफास के साथ। फेरमफास 6x में। जो 2 अलामतें होती हैं, किसमें? ज़ियाबीतस में। हाँ। उसमें एक तो मुंह खुश्क होता है लेकिन प्यास ज़्यादा लगती है और पेशाब ज़्यादा आता है, तो उसमें जेलसीमियम से ताल्लुक़ लगता है उसका? जेलसीमियम तो नहीं फ़ायदा दे सकती।
कहीं इत्तेफाक से हो, लेकिन जलसीमियम उसकी दवा नहीं है। एपोसाइनम पॉसिबल है, क्योंकि इसका जिगर से ताल्लुक है ना। मैंने बताया था कि वैसे तो ज्यादा इसका गुर्दे से ताल्लुक नजर आता है ना, जिगर से एपोसाइनम। एपिस का मैंने बताया था गुर्दे से ज्यादा ताल्लुक है, तो इसका तिल्ली से भी ताल्लुक है बहुत। एपोसाइनम पॉसिबल है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मुमकिन है। अब आपने बताया जो इलामत का कॉम्प्लेक्स है वो शुगर से मिलता है, मैंने कहा आइंदा इस्तेमाल करके देखें शुगर के मरीजों को। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।